हेलो डी अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जिस तरह के आप लोगों को पता है, आज हम बात करने वाले हैं इंटरलूप लिमिटेड के बारे में और क्यों, क्या वजह हुई है कि इसका स्टॉक एक दो दिन से काफ़ी गिर रहा है हमारे पास। एक दो दिन से तो नहीं, खैर पिछले हफ्ते से जब से इसका रिजल्ट आया, क्यों इसका स्टॉक गिर रहा है और इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम डायरेक्टर्स वगैरह की सेलिंग के बारे में भी बात करेंगे और हम फंडामेंटल और थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस भी हम करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता कि मैं इंटरलूप के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसमें हमने बात की थी कि इसके कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, जिसमें हमने देखा था कि इसके क्लाइंट्स में पूमा, बॉस वगैरह, ह्यूगो बॉस वगैरह, ये सारे इसके टेक्सटाइल के क्लाइंट्स हैं। ठीक है। अगर सबसे पहले हम यहाँ पर जाएं और अब वीडियो को आगाज़ करते हैं। वीडियो में अगर हम पहले जाकर यहाँ पर देखें तो इंटरलूप के बारे में हमें पता लगता है कि भाई ये एक टेक्सटाइल की कंपनी है और टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जहाँ पे जिसमें हाउजरी की आइटम्स होती हैं, डेनिम की होती है, नेट मटीरियल होता है और इस तरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास। अब जो मेन चीज़ ये है, मुद्दे की बात ये है कि इसका स्टॉक इतना गिर क्यों रहा है। जब हमने आपको स्टॉक की कॉल दी थी तकरीबन आज से 7 महीने पहले, तब ये स्टॉक 69 है कि 70 के करीब करीब था और ये 80, 82, 83 को भी टच करके आया है हमारे पास। यहाँ पर भी 82, 83 को हमारे पास टच करके आया है। तो क्या वजह है कि ये अभी इतना गिर रहा है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास सर्किट ब्रेकर के पास पास ही है। 62.80 इसकी करंट प्राइस है, 62.59 पे सर्किट ब्रेकर था। तो क्या वजह है ये इतना गिर रहा है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर। अगर हम वन डे में जाएँ, वन मंथ में जाएँ, तो वन मंथ में हम देख रहे हैं कि ये जो इसने, वैसे तो इसका ट्रेंड बिल्कुल सही था, लेकिन गिरना इसने स्टार्ट किया तकरीबन 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, इसी अक्टूबर 20 से आगे अक्टूबर में तारीख में उसने गिरना स्टार्ट किया। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो इसने एक फाइनेंशियल रिजल्ट भी 24 अक्टूबर को पास ऑन किया है। तो 24 अक्टूबर को इसकी प्राइस थी 69 और तब से हमें 62 पे अब ये मिल रहा है। तो इसका मतलब कि इसके फाइनेंशियल रिजल्ट में कुछ गड़बड़ है। अगर हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को खोलते हैं, साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं और कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए आई है। सर्टिफाइड रेजोल्यूशन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा अदर्स में जाएँ अगर हम, तो ये डिस्क्लोजर्स अगर हम यहाँ पे जाके देखें, तो अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो नंबर ऑफ़ शेयर्स, ये सीडीसी अकाउंट से फहमीदा जहान ज़ेब ने नंबर ऑफ़ शेयर सेल किए हैं 33,501 शेयर, जिसकी टोटल रेट 76 के रेट पे, जिसकी टोटल प्राइस आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी बन सकती है इसको मल्टीप्लाई करके शेयर्स को इससे। तो इसके अलावा फहमीदा जहां ज़ेब ने दोबारा सेल किए इतने शेयर्स। तो इतनी ज़्यादा शेयर्स क्यों लोग सेल कर रहे हैं कंपनी के, ख़ासकर अगर देखें डायरेक्टर्स वगैरह, तो वो क्यों शेयर सेल कर रहे हैं। ये देखें 77 पे भी सेल किए, 75 पे भी, और 10 तारीख को भी किए, 14 तारीख को भी किए, 15 तारीख को भी किए। और इसके अलावा और भी ये हम देख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा तारिक रशीद, मलिक ने, एग्जीक्यूटिव ने इतने 2 लाख शेयर सेल किए हैं। तो क्यों कर रहे हैं ये सेल, इसमें कोई सेल, इसमें अगर हमने ये चीज़ें देखी होती तो हम इंटरलूप के बारे में कुछ बेहतर राय का इजहार कर सकते थे, क्योंकि जो अंदर के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, उनको इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है कि ये कंपनी की अंदर क्या मसला चल रहा है, और वो उसके बारे में अपने शेयर्स पहले निकालना शुरू हो जाते हैं अच्छी प्राइस पे। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता था अगर हमने इस पे शेयर पे नज़र रखी होती, अगर हमारे पे पोर्टफोलियो में होता, तो उसके बारे में हमारे पास प्लस पॉइंट ये हो सकता था कि हमने इस पे नज़र रखी होती तो हमें पहले ही पता लग जाता कि कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, जिसलिए मेंबर्स अपने शेयर निकालने हैं। अगर यहीं पे हम देखें इंटरलूप की स्टेटमेंट में, तो इंटरलूप ने ना कोई कैश डिविडेंड दिया है ना बोनस शेयर दिया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अक्टूबर में जब भी इंटरलूप देता है हमारे पास, तो कुछ ना कुछ बोनस या डिविडेंड वगैरह कुछ ना कुछ देता ही है, लेकिन इस बार नहीं दिया उसने। अगर हम यहाँ पे नीचे जाके देखें तो 2023 में के क्वार्टर में 4.31 इसकी ईपीएस थी, लेकिन अगर हम अब की ईपीएस देखें तो 0.16 है। तो इतना ड्रास्टिक डिक्लाइन क्यों आया है ईपीएस में, उसके लिए भी हमें इसकी सेल्स वगैरह और कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह में जाके देखना पड़ेगा। अगर नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स तो बिल्कुल ठीक है, मतलब पिछले से थोड़ा इंक्रीज ही आया है, विच इज़ गुड। कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करें तो इसमें कॉस्ट बहुत यूटिलाइज हुई है इनकी
अपने माल को बेचने में। तो हो सकता है इसमें कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी हो या इस तरह की कोई कॉस्ट इफेक्ट हुई हो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, जो कि एक बुरी बात है, जिसने अल्टीमेटली ईपीएस पे इफेक्ट किया है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी हमारे पास ज़्यादा हुई है। वो वैसे इतना कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली जब आपकी सेल ज़्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी ज़्यादा होंगी। जब आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाओगे, ज़्यादा माल बेचोगे, तो जाहिर सी बात है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ज़्यादा आपको ट्रक्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे या वो फ्यूल के चार्जेस ज़्यादा लगें, तो वो भी नॉर्मल है, ये चीज़ नॉर्मल है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव भी नॉर्मल है हमारे पास जितने हिसाब से सेल्स हुई हैं। अगर अदर एक्सपेंसेस में देखें वो भी हमारे पास इतनी कोई खास नहीं है, अदर इनकम में देखें वो भी इतनी कोई खास इफेक्ट नहीं कर रही। इसके अलावा फाइनेंशियल कॉस्ट में देखें तो फाइनेंशियल कॉस्ट भी ठीक है। लेवीज़ में देखें, लेवीज़ भी ठीक है। इनकम टैक्स में देखें तो इनकम टैक्स अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो 11,657 इंटू 1,000 इसके टोटल जो पिछले साल था इनकम टैक्स इसने दिया था। बट अब इसने इनकम टैक्स अपनी पिछली ईयर से 7 गुना तकरीबन ज़्यादा दिया है। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि पहले जो एक्सपोर्ट कंपनीज होती थी उसमें जो गवर्नमेंट रेगुलेटरीज होती थी उन्होंने अपना उनको काफ़ी रिलीफ दिया हुआ था कि उनको टैक्सेशन कम पड़ती थी। जिस तरह के जितनी भी एक्सपोर्ट कंपनीज है हमारे पास, टॉम सीएल है हमारे पास, इंटरलूप है, और भी जितनी भी एक्सपोर्ट कंपनीज है हमारे पास, उन पे जो टैक्स रिजीम थी वो डिफरेंट पड़ती थी। लेकिन अब हुकूमत दोबारा जो टैक्स रिजीम को है दोबारा एक्सपोर्ट कंपनीज के लिए वो सेम टैक्स रिजीम ला रही है जो बाकी कंपनीज को देनी पड़ रही है। तो यही मेन फैक्टर है जिसकी वजह से इसकी ईपीएस में इतना डिक्लाइन आया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी जो प्रॉफिट निकल के आया है वो बहुत ही कम निकल के आया है, और पिछली दफ़ा इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था हमारे पास। ठीक है, तो ये भी एक मेन वजह है हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा हुई है, ये भी एक हमारे पास मेन वजह है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी हमारे पास ज़्यादा है। ये मतलब सारी चीज़ें फैक्टर्स थोड़ा थोड़ा इंक्लूड होके जिसकी वजह से इसकी ईपीएस 0.16 आई है, जिसकी वजह से हमें इतना डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। कब? 24 अक्टूबर के बाद। अब अगर हमने थोड़ा सा मतलब अगर हमने ये स्टॉक एक्यूमुलेट किया होता अपने पोर्टफोलियो में, तो हम यहाँ पे अदर्स में जाके देख सकते थे कि कंपनी में चल क्या रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते थे ये पोस्ट हुआ था सितंबर में, फिर अक्टूबर में, 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, इवेंचुअली 24 अक्टूबर से पहले पहले, मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट से पहले पहले ही ये हमारे पास देखने को मिल रहे थे कि ये हर कोई बंदा कंपनी का सेल क्यों कर रहा है। तो इसका मतलब कंपनी में कुछ अपना गड़बड़ थी। जाहिर सी बात ईपीएस उनको पता था कम हो रही है, तो वो सेल कर रहे थे। तो ये इसे हम गेस कर सकते थे कि कंपनी में कुछ गलत चल रहा है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होना चाहिए? हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीजर मैं टेक्निकल्स के लिहाज से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर तो हम एक स्विंग ट्रेडर हैं या हमने कोई भी यहाँ पे स्टॉक ख़रीदा हुआ है, जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया था यहाँ पे ख़रीदा हुआ है, तो अब हम तकरीबन भी लॉस में होंगे। स्विंग ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स की बात अभी थोड़ी देर में करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ तो अभी कम से कम 21-22 के लॉस में होंगे। तो इवेंचुअली इनके लिए ये प्लान होना चाहिए कि एक तो चीज़ ये है कि अपने लॉस को अगर वो कट ऑफ करना चाहते हैं तो कट ऑफ भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर उनका लगा वो ऑलरेडी हिट हो चुके होंगे। इसके अलावा अगर वो जो डे ट्रेडर्स होते हैं, इसके अलावा अगर जिन्होंने स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाए और वो यहाँ पे क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटी है? उनके लिए अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये देखने को मिल सकती है कि वो कुछ इस तरह की फॉर्मेशन का वेट करें। मतलब जिस तरह की ये फॉर्मेशन होती है ना, कैंडल्स एक ही जगह पे इकट्ठी होती हैं, जिसका मतलब होता है एक्यूमुलेशन जोन। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह की एक्यूमुलेशन जोन का उनको वेट करना चाहिए कि जहाँ पर हमारे पास स्टॉक एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो रहा है। मतलब कोई इस तरह का रीजन बना रहा है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे स्टॉक एक्यूमुलेट हो रहा है एक ही जगह पे। तो इसी तरह की कोई चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने को मिलनी चाहिए कि जहाँ पर स्टॉक अपने थोड़ा सा थमे और फिर ऊपर नीचे कैंडल्स बनाए, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन होगा हमारे पास। जाहिर सी बात है अभी ये पैनिक सेलिंग हो रही है, तो हो सकता है अभी इसका कोई डिनोट नहीं कर सकता कि कितने मज़ीद सेल होगी चीज़ ये। ठीक है, अगर हम ये डेली में जाएँ तो हमें ये नहीं पता कि हम ये कितना मज़ीद सेल होगा, कितने प्राइस नीचे आएगी। लेकिन हमें वेट करना चाहिए एक्यूमुलेशन जोन का। अगर यहाँ पे भी देखें तो ये भी एक एक्यूमुलेशन जोन था।
ठीक है, तो ये इसी तरह के किसी जोन का हमें नीचे वेट करना चाहिए, और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो वहाँ पे डबल माल उठा के उसको एवरेज आउट कर सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी एक्यूमुलेशन जोन खत्म होगा तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स या 4 मंथ्स में उनका जो लॉस होगा वो प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा। तो अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक अच्छा स्टॉक, अच्छा फंडामेंटल स्टॉक हमें कम प्राइस पे देखने को मिल रहा है। और ये जितने भी फाइनेंशियल कॉस्टिंग वगैरह है और ये जो टैक्सेस है, ऑब्वियसली कंपनी इसको नोटिस करेगी, कंपनी इसको फिगर आउट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान में आती है। तो हमें यहाँ पर एक्यूमुलेट हम यहाँ पे कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब भी प्राइस थमती है ऑब्वियसली तब हमें यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप और आपने यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको जो लॉस हो रहा है आपको उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट उसको एवरेज आउट करना है, और नीचे जितनी भी प्राइस पे आपको ये स्टॉक मिले आपने उसको उठाना है। अगर आपने इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस नहीं देखा तो वो ऑलरेडी मैंने वीडियो में पोस्ट किया, अपने प्लेलिस्ट में पोस्ट किया हुआ फंडामेंटल एनालिसिस की, वो आप देख सकते हैं। और इस कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल को मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। आगे आप लोगों को अपना डिसीजन है, आप लोगों को किस तरह इस चीज़ को मैनेज करना है। मैंने अपनी राय का आप लोगों को राय का बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।